कई कंट्रीज में टाटा बनी नंबर 1 कंपनी। आप एक बातें ट्विस्ट कीजिए, बिल्कुल ट्विस्ट, ताकि जो आपको मैंने अभी समझाया वो नीचे हो जाए। 80,000 पर के सेल होते हैं वर्सेस कॉन्शियस माइंड में सिर्फ 5 से 10,000 लगा है। बेटा मक्खन रेटिंग तो मैं ही दूंगा अपने हिसाब से। मैंने अपने ऑफिस में कलीग और जो बस टुडे मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है। यू ऑल आर लुकिंग गुड टुडे। So I want to shake hands of the person sitting on your left and right and say, you're looking good. Come on, do that. Left or right, you're looking good. Fantastic, thank you. आज के ये सेशन में, thank you very much. आज के इस सेशन में मैं मोटिवेशनल माइंडसेट के ऊपर बात करने वाला हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ECGC का, राहुल जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे न्यौता दिया है। और आप सबको मैं इंग्लिश और हिंदी में बात करने वाला हूँ। इज दैट फेयर? मोटिवेशनल माइंडसेट। अभी मैं कुछ चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अभी मैं गाड़ी से आ रहा था, राहुल जी, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, तो 4 लेन होते हैं जो रिंग रोड होता है, उसमें सेकंड लेन पे गाड़ी खाली है, कोई ट्रैफिक नहीं है, तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। मैंने उसको बोला, बेटा आप 3rd लेन पे कर लो गाड़ी। कहते सर यहाँ पे ट्रैफिक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ट्रैफिक है तो क्या हो गया, लेन तो यही सही है। तो कभी कभी ट्रैफिक नहीं होता है जिस जगह पर, हम उस जगह अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जिस जगह पे ट्रैफिक होता है वो पाथ सही होता है। यस और नो? तो आज हम सही पाथ के बारे में बात करने वाले हैं। ये सेशन बहुत एंगेजिंग रहेगा, एंटरटेनिंग रहेगा, और आप सभी का सहयोग चाहिए, क्योंकि इस तरफ हमारे देश के यूथ हैं और इस तरफ हमारे देश के महान व्यक्ति जिन्होंने कंट्रीब्यूशन से ना सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन को संवारा है, संयोजा है, बल्कि इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा अपने परिवार का भी बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी का पीड़ा उठाया, जो आज बेनिभा रहे। तो इनके लिए जोरदार तालियां बनती है। मैं अक्सर अलग अलग स्पीचेस, अलग अलग कंपनीज में जाता रहता हूँ, मोटिवेशनल टॉक्स देता हूँ, प्रोफेशनल स्पीकिंग करता हूँ। तो मुझसे किसी सज्जन ने पूछा, ऑथर शेरी जी, आप जगह जगह पर टॉक्स देते हैं, जगह जगह पर बातें करते हैं, आप देश विदेश में घूमते हैं और अपने लेक्चर्स देते हैं, तो आप कोई गारंटीड सक्सेस का फॉर्मूला बताइए। तो मैंने कहा गारंटीड सक्सेस का फॉर्मूला तो समझने के लिए सबसे पहले इच्छा और इरादा का डिफरेंस समझना पड़ेगा। आजकल लोगों में इच्छा बहुत है पर इरादा नहीं दिखता। मुझे बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाना है, इच्छा है। मुझे एक लग्जरी गाड़ी खरीदनी है, इच्छा है। मुझे अपने बच्चों की शादी बहुत बड़े फार्म हाउस में करनी है, इच्छा है। मुझे बहुत बड़ा बैंक बैलेंस क्रिएट करना है, इच्छा है। तो बहुत लोग इच्छा के साथ ही जिंदगी बिता देते हैं, इरादा नहीं करते साहब। और ये जिंदगी इच्छा से नहीं चलती, इरादे से चलती है। कितने लोग एग्री करते हैं? इच्छा और इरादा में क्या फर्क होता है? इच्छा और इरादा में फर्क ये होता है कि इच्छा जो होती है वो आपको कमजोर कर सकती है। इच्छा बिकाऊ होती है, इच्छा का सौदा हो जाता है, पर इरादा बिकाऊ नहीं होता, इरादा का सौदा नहीं हो सकता। और जब आपकी जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है, जब आपका इम्तिहान होता है ना, तो इच्छा कमजोर पड़ जाती है, पर इरादा और मजबूत हो जाता है। मैंने जब उस सज्जन से ये बात कही तो उनकी समझ में ये तो आ गया कि गारंटीड सक्सेस का फॉर्मूला है, लेकिन क्या हम इस फॉर्मूला को एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं? मैं इस सेशन के थ्रू आज आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैं आपको बहुत कॉमन सेंस वाली बातें करने वाला हूं। मैं जो बातें करूंगा उसमें कॉमन सेंस है, पर कॉमन प्रैक्टिस, कॉमन फॉलो नहीं होता। वो बहुत लोगों से वो फॉलो नहीं होता। तो अगर आपको मेरी कोई बात पसंद ना आए तो आप उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, उसे साथ लेके बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आपको मेरी कोई बात पसंद आ जाए तो आप उसको साथ लेके जाएं, दिल से स्वीकार करें, और हो सके तो ताली भी बजा दीजिएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं आपसे संवाद करने आया हूं।
मैं कोई लेक्चर देने नहीं आया आपको यहाँ पर। मेरी जिंदगी का तजुर्बा आपसे शायद बहुत कम है, पर शायद वो कम तजुर्बा भी आपके साथ शेयर करने का मौका मिला, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। बात तजुर्बे की हो रही है। मैं इस रूम के अंदर एक बहुत पॉजिटिव ऑरा देख रहा हूँ, और वो पॉजिटिव ऑरा ये है कि इस तरफ हमारे देश का यूथ बैठा हुआ। राहुल जी खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया। देखिए, खुशी तो बनानी चाहिए, यूथ तो यूथ ही होता है। और इस तरफ हमारे देश के, हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन के अचीवर्स, कंट्रीब्यूटर्स बैठे हुए। तो ये जो दो साइड आप देख रहे हैं, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस में कम देखने को मिलता है। मैं इसलिए ये बात भी कह रहा हूँ ऑन द रिकॉर्ड, बिकॉज मैं बहुत सारी जगह लेक्चर्स करता हूँ और मुझे अक्सर ऐसा देखने को कम मिलता है कि किसी कंपनी का ये कल्चर है, ये एथिक्स फॉलो हो रहा है कि जिन्होंने यहाँ पे काम करके अपनी सेवाएं दी, 40 साल, 50 साल, 30 साल, 25 साल, उन्हें भी यहाँ आमंत्रित कीजिए। और जो लोग सेवाएं दे रहे हैं उन्हें तो आमंत्रित करना ही है, तो काम कौन करेगा? तो ये जो एक कल्चर क्रिएट हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन में, इसके लिए मैं आपके लिए जोरदार ताली बजाना चाहता हूं। तो फ्रेंड्स, बात कर रहे थे मोटिवेशनल माइंडसेट की, और मोटिवेशनल माइंडसेट में आज मैं आपको कुछ फ्रेमवर्क भी दूंगा। जिंदगी की हर सुबह नई उमंगें लेके आती है। इरशाद, जिंदगी की हर सुबह नई उमंगें लेके आती है और जिंदगी की हर शाम तजुर्बे लेकर जाती है। हमारे जिंदगी में, हमारी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आते हैं जब हमारी परीक्षा होती है। आज मैं आपके समक्ष अपनी कहानी जरूर सुनाना चाहूंगा। क्या आप सुनना चाहेंगे? आर यू इंटरेस्टेड? डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप किसी की शक्ल देख के, अच्छे कपड़े देख के उसे जज मत कीजिएगा कभी भी। आपको अंदाजा ही नहीं है, आपके ख्वाब ख्याल में भी नहीं है। इट इज समटाइम्स ट्रांसेंडिंग योर इमेजिनेशन कि वो इंसान क्या कुछ करके गुजरा है, चाहे उम्र छोटी हो, चाहे उम्र बड़ी हो। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं, दिस लाइफ गिफ्टेड टू ऑल ऑफ अस बाय गॉड, इट्स नॉट अबाउट द जर्नी ऑफ अ बॉडी बट द जर्नी ऑफ अ सोल। तो आप स्पिरिचुअल लेवल पर कितना ज्यादा अपने आप को अपग्रेड कर पाए, ये बहुत जरूरी है। काम धंधा, व्यापार, नौकर चाकर, नौकरी सब जरूरी है, बट स्पिरिचुअली आप कितने एक्टिव हैं, ये बहुत जरूरी है। ये मेरी लाइफ का अभी तक का वो छोटा सा फलसफा है जो मैंने आपके समक्ष रखा। मैं जब 14 साल का था, उस समय हमारे घर में कुछ ऐसा तूफान आया, ऐसी बाढ़ आई कि सब तहस नहस हो गया। मैं एक बहुत ही अच्छे टॉप स्कूल, दिल्ली के टॉप स्कूल्स में मैं पढ़ रहा था, और मुझे नहीं पता था मेरे घर के क्या हालात हैं। मैं छोटा था उस समय, 14 साल की उम्र। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मुझे मेरी क्लास टीचर ने अचानक से बुलाया। मेरा रियल नाम सुप्रीत है। सुप्रीत, इधर आओ। मैं गया घबराते हुए। तो मुझे माइंड में ये थॉट आ रहा था कि मैडम ने आज मुझे अचानक से कैसे बुला लिया, आज तक तो कोई बुलाया नहीं। तो उन्होंने बोला, सुप्रीत, आई एम रियली सॉरी, यू कैन नॉट कंटिन्यू योर एजुकेशन इन दिस स्कूल, वी हैव इन्वेस्टिगेटेड। मैं घबरा गया, परेशान हुआ, पैनिक हो गया। मैं बिना कुछ कहे अपने क्लासमेट्स को वहां से चला गया, और रास्ते में जाते हुए मेरे ये थॉट्स आ रहे हैं कि ऐसा मेरे घर के अंदर क्या चल रहा है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। और मेरे पिताजी ने मेरे स्कूल की फीस नहीं भरी। मैं जब घर गया, घर पहुंचा, और वहां पर मेरी माता जी खाना बना रही थी। मैंने अपनी मदर से पूछा, मैंने कहा, मम्मी ये क्या चल रहा है घर में, आज मुझे स्कूल से ये सुनने को मिला है। तो मेरी मदर ने मुझे एक एश्योरेंस दिया कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे को आराम से बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम दे। उसी दिन शाम को करीबन 6, साढ़े 6 बजे मेरे घर की बाहर जो डोर बेल लगी है वो नॉक होती है, और 2-6 फुट के हाइट के लोग हमारे घर आते हैं। और मैं जैसे दरवाजा खोलने के लिए बेडरूम से बाहर आता हूँ, तो दरवाजा खोलता हूँ, उसमें से एक आदमी अपने जेब में हाथ डाल के पिस्तौल निकालता है, और वो मेरी कन्वर्टिंग कर देता है।
और बोलता है पापा कहाँ हैं आपके? मैं तो ऐसा ही हो जाता हूँ, बिल्कुल घबरा जाता हूँ कि ये अंकल ने पिस्तौल निकाल ली क्या, मतलब समझ नहीं आता। मैं अंकल पापा तो घर पे नहीं है। अपने पापा को बोल देना अगर आज रात तक हमारे पैसे नहीं लौटाए ना, गोली मार देंगे उनको, समझ गए? चलिए, मैं बहुत परेशान, और मेरी माता जी मुझे किसी तरह कंसोल करने की कोशिश करती है, लेकिन मुझे वहां से समझ में आ जाता है कि ये सब क्या माजरा है। कभी कभी क्या होता है, इंसान अपने अंदर बहुत कुछ लेके बैठा होता है, किसी को एक्सप्रेस नहीं करता। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, आपने सुना है इन शब्दों के बारे में? यस, नो? तो कभी कभी आप एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में होते हैं, शायद मेरे पिताजी भी उस इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी में थे। इंसान सही और गलत की डेफिनेशन होता है, सब काम सही नहीं हो सकते, सब काम गलत भी नहीं हो सकते, मिक्स रहता है हमेशा। डू यू एग्री? और कई बार क्या होता है, गलती ठीक करने का मौका ही नहीं मिल पाता, क्योंकि इंसान अपने में उलझ जाता है, अपने ही सेल्फ डिप्रेसिव थॉट्स में, ओवर थिंकिंग में उलझ जाता है। भगवान ना करे आपके साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ। मेरे पिताजी हमें बिना कुछ कहे चले गए। मेरी माता जी गुरुद्वारे में सेवा करती थी, और मेरे पिताजी हमारे साथ 3 साल तक कांटेक्ट में नहीं थे। मुझे स्कूल से एडमिशन हट चुका था, मैं अपने रिश्तेदारों के पास रहता था। ये कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन बड़ा मुश्किल काम होता है, खास करके उन रिश्तेदारों के साथ रहना जिसके साथ थोड़ा सा आपको पहले तो ऊपर से अच्छा लगता है, सब आपका स्वागत करते हैं। गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है आजकल सबसे ज्यादा, दिल के रिलेशनशिप बड़े कम है। तो मेरे जो अंकल थे मुझे थोड़ा टॉन्ट मारते थे, भाई एक रोटी और लाओ इसके लिए, अभी तो उसकी रोटी प्लेट खाली होगी, भाई एक और लाओ। थोड़ा बल्कि भी था, तो मुझे बुरा लगता था कि मुझे रोटी चाहिए होगी, मैं खुद ही मांगूंगा मेरी मौसी जी से, ये मुझे क्यों बोल रहे हैं ऐसी बात। तो एक दिन ऐसी उनकी बात मुझे बुरी लगी, और मैं करीबन 14 साल का था उस समय। मैंने ये डिसाइड करा कि मैं अपनी लाइफ की लग्जरी सारी खत्म कर चुका हूँ, बैंक बैलेंस हमारे वो हो चुके हैं, रोहिणी में हमारी 3 प्रॉपर्टी थी, सब सेल आउट हो चुकी है, स्कूल से मेरा नाम रेस्टिकेट हो गया, फ्रेंड्स के साथ मेरा उठना बैठना नहीं है, अपने घर में मैं रह नहीं रहा हूँ, माता पिता मेरे साथ है नहीं, तो मुझे इस जिंदगी से क्या लेना है, मुझे अब नहीं रहना है इस लाइफ में। तो मैंने एक बहुत ही वीक धारणा क्रिएट करी, और मैं रेलवे फाटक पे जाकर के सुसाइड के लिए मैंने अटेम्प्ट तो किया, लेकिन मेरे अंदर जो एक लाइट थी, एक छोटी सी चिंगारी थी। वो कहते हैं ना कि भगवान ने चिंगारी तो सबको दी है, बट उससे कोई क्या जला सकता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो चिंगारी थी मेरे अंदर, मेरी उस चिंगारी से कनेक्शन हुआ, बात हुई, और वहां से मुझे मेरा एक सेल्फ एश्योरेंस क्रिएट हुआ। मैंने खुद से बात करके, सेल्फ टॉक करके एक सेल्फ एश्योरेंस क्रिएट करा कि मैं अपनी जिंदगी का एक मकसद बनाऊंगा और आगे बढ़ूं। और मैं आगे बढ़ा, बहुत सारी जगह मैंने नौकरियां करी, मैंने टैक्सी भी चलाई, मैंने बस भी चलाई, मैंने कंडक्टर भी करी। मैंने अपनी जिंदगी में हर वो छोटा काम कर लिया जिसके बारे में मैंने कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा। तो जब भी आप जिंदगी में कभी भी किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हो, किसी टफ टाइम से गुजर रहे हो, नेवर से आई एम गोइंग थ्रू सम टफ टाइम, ऑलवेज से आई एम गोइंग थ्रू कैरेक्टर बिल्डिंग टाइम्स। आप अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहे होते हैं उस समय, आपको पता ही नहीं होता। और मैं अपना कैरेक्टर बिल्ड कर रहा था, मुझे पता नहीं था। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई, आपके जो संस्कार होते हैं, जो आपके माता पिता आपको देते हैं, वो आपका बेस होता है। कितने लोग एग्री करते हैं? संस्कार, आपके जो संस्कार होते हैं वो आपके साथ होते हैं। तो मेरे माता पिता के, खास करके मेरी माता जी जो कि काफी ज्यादा भगवान को मानती है, उनके संस्कार ये थे कि कुछ भी हो जाए गिव अप नहीं करना है, डोंट गिव अप इन लाइफ। ये छोटी मोटी बातें हैं, उतार चढ़ाव आते हैं जिंदगी में। एक बार मैं जब 15 साल का हो गया था तो मैं गुरुद्वारे गया, उस समय मैं नौकरी कर रहा था छोटी उम्र में, और मेरी माता जी ने मेरी आंखें पढ़ ली, इसको भूख लगी है, जेब में पैसा नहीं होगा इसके। मेरी माता जी ने मेरी आंखें पढ़ ली, और मेरी आंखें पढ़ ली तो मैं कुछ बोला नहीं उनको। उन्होंने कहा भूख लगी है, मैं कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने कहा भूख लगी है तेरे को, खाना तो खाया नहीं होगा तुमने। वो चुपचाप से नीचे गुरुद्वारे के बेसमेंट में गई, और वहां दाल पड़ी हुई थी, रोटी बनाई, देसी घी लगाया उसमें और प्लेट में डाल कर ले।
और मैं काफी जोर से रोया वहां पर अपनी माता जी के सामने, छोटा था मैं। और जब मैं रोया तो मेरी मम्मी ने कहा तू रोना बंद कर, और मेरी माता जी ने बजाय रोने की हंसना शुरू कर दिया। और मुझे एक जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी कि मुझे देख, मैं रो रही हूँ, मैं तो नहीं रो रही, मैं हंस रही हूँ ना। ये सब मालिक के रंग होते हैं। और जब मेरी माता जी ने मुझे ये बात कही, मुझे थोड़ा सा दिलासा मिला, एक थोड़ा सा कंफर्ट मिला। मैंने खाना खाया और मेरी माँ ने मुझे एक बात बोली, और वो बात मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो बात ये थी कि उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, जिंदगी में चाहे जितना मर्जी मुश्किल वक्त आ जाए, चाहे रोटी नमक से खानी पड़े, पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, क्योंकि भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद का साथ देता हो। अकाउंटेबिलिटी, वहां से मेरी लाइफ का पहला लेसन मुझे समझ में आ गया कि मुझे अपनी लाइफ में अकाउंटेबल होना। हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट अकाउंटेबिलिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? रेज योर हैंड। अर्थ से फर्स्ट तक का सफर कराते थे, अकाउंटेबिलिटी। मैंने वहां से अकाउंटेबल होना सीख लिया, मैंने वहां से अपना स्टैंड लेना सीख लिया। एंड इट्स ऑल अबाउट द डेस्टिनी। मैं उसके बाद बैंक में नौकरी करी, मैंने 12 साल, और बैंक में नौकरी करने के बाद मेरे अंदर एक स्किल आया, और वो स्किल काम करते करते आया, और वही आया कि मैं लोगों से बात बड़े अच्छे से करता था, मैं अपने क्लाइंट से बड़े अच्छे से बात करता था, जिसकी वजह से मुझे लगातार प्रमोशन मिलते रहे। एक एग्जीक्यूटिव लेवल से मैं एक रीजनल मैनेजर की पोजीशन पर भी पहुंचा, और वहां से मुझे यह समझ में आ गया कि जब मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता हूं तो मैं लोगों को ट्रेन क्यों नहीं कर सकता, कोच क्यों नहीं कर सकता। वहां से मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ। हमारे मित्र हैं जी शमीर सूख जी, 40 किताबें लिख चुके हैं। उन्होंने किताब लिखी 60 के बाद थाट, 60 के बाद थाट। उसमें जैसे टेस्ट मैच होता है, क्रिकेट में टेस्ट मैच होता है, तो पहली इनिंग इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी दूसरी इनिंग जीतने के लिए पूरी सेकंड इनिंग भी खेलनी पड़ती है। तो सेकंड इनिंग खेलने के लिए भी अगर आपको मौका लग रहा है, अगर आपका इच्छा या आपका इरादा बन रहा है, और आपके अंदर एक पैशन है, वॉक ऑफ पैशन भी जीते अपना, तो वो सेकंड इनिंग भी जरूर खेलिए। वो सेकंड इनिंग आप अपने लिए खेलिए। अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी। उसके बाद मैं ऑथर बना, स्पीकर बना, और सफर बहुत लंबा है, समय कम है, लेकिन इतना बता सकता हूं कि आज देश विदेश में अपने लेक्चर्स दे चुका हूं, 10 किताबें लिख चुका हूं, जैसे कि राहुल जी ने भी इंट्रोड्यूस करा। आई बीन ऑनर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लास्ट ईयर एट हिज हाउस। ये जो जिंदगी है ना दोस्तों, कैसे ही है, बड़े उतार चढ़ाव से चलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, और अपने साथ बहुत चीजें रखनी पड़ती है। दूसरा, मेरी लाइफ में मुझे एक चीज समझ में आई कि जो कॉन्फिडेंस है ना, आत्मविश्वास, ये बड़ी कमाल की चीज है, बहुत कमाल की चीज है। कितने लोग बिलीव करते हैं कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा स्किल है। थैंक यू। अब ये जो कॉन्फिडेंस है, इसके बारे में टोनी रॉबिन्स जो वर्ल्ड के नंबर 1 स्पीकर है, वो एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं। इफ यू हैव कॉम्पिटेंस and you don't have confidence, you will never be able to succeed. ध्यान से सुनिएगा। If you have competence and you do not have confidence, you will never be able to succeed. But if you have confidence and you do not have competence, you will definitely succeed. तो confidence, आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है जो competence की नॉन अवेलेबिलिटी पे भी आपको जिता देंगे, क्योंकि जब आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा ना, कॉन्फिडेंस तो आप क्रिएट कर ही लोगे। यस और नो? तो ये जो कॉन्फिडेंस है, मुझे याद है मैं अपनी डॉटर के साथ लॉकडाउन में एक गेम खेल रहा था, स्नेक्स एंड लैडर्स। सांप सीढ़ी खेला आपने? ठीक है, यहाँ पे कई सारी महिलाएं बैठी, इन्होंने भी बच्चों के साथ खेला होगा। तो मैं सांप सीढ़ी खेल रहा था लॉकडाउन में, तो मेरी डॉटर ने मेरे साथ खेलना शुरू करा। 10 गेम हमने लगातार खेली, और 10 के 10 मैं जीत गया। तो मैंने कहा बेटा अब मैं बोर हो गया हूं, मुझे नींद आ रही है, मैं सो रहा हूं। तो मेरी डॉटर ने मुझे एक बात बोली, पापा इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। तो मैं उसकी बात सुन के बैठ गया।
उसके बाद 11वीं गेम भी मैं जीता, पर 12वीं गेम, लेडीज एंड जेंटलमैन, 12वीं गेम मेरी डॉटर जीत गई। And in life, we face the similar issues sometimes. We go through setbacks, challenges, rock bottoms, failures. And I want all of you to say, it's not over until I win. Come on, do that. It's not over. Repeat after me, please. It's not over until I win. Give yourself a pat, self-pat. Come on, do that. It's not over until you win. ये जीत आपकी होनी बहुत जरूरी है। ये मैटर नहीं करता कि आज आप किस उम्र में हैं, किस ओहदे पे हैं, किस पोजीशन पे हैं। ये मैटर करता है कि असल में क्या आप जीतना चाहते हैं। Do you really want to win? Do you really want to succeed in life? ये मैटर करता है। ये मैटर करता ही नहीं कि आपकी उम्र क्या है। मैटर तो ये करता है कि आपके अंदर इच्छा है या आपके अंदर इरादा है, और जिसके पास इरादा है ना वो जरूर जीतता है। तो कॉन्फिडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, और कॉन्फिडेंस के साथ हम लाइफ में बहुत कुछ अटेन कर सकते हैं। तीसरा जो मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं वो ये है कि अक्सर हम जब कॉर्पोरेट में काम करते हैं, हमारी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बातचीत होती है, राइट? होती है, होता है। हम अक्सर दूसरे को बहुत जल्दी जज करते हैं। मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको। मैं जब बैंक में नौकरी कर रहा था, एक लड़का था बड़ा चतुर, चालाक, बहुत स्मार्ट। तो वो अक्सर क्या करता था, वो कोई भी बात करके ना जाके फुसला फुसलू के हमारे हेड जो आते थे, रीजनल हेड, उसको पटा लेता था, पूरा पटा लेता था। मुझे पता है रेस्पेक्ट कर लेंगे। मैं ये बात भी इसलिए सुना रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। वो फुसला लेता था। अब वो रील हटा रहे हैं, वो चाय उनके साथ पी रहे, लंच भी उनके साथ कर रहे। और हम यहाँ 5 लोग सोचते थे यार, हमें यहाँ पे 3-3, 4-4 साल हो गए, हमें तो कुछ नहीं रहा है। लड़का कल का 1 साल पहले पुराना आया है, और इसने पता नहीं बॉस के साथ क्या सेटिंग कर ली है कि ना बॉस यहाँ देखता है ज्यादा, ना हमें कोई भाव देता है। काम हम उन्हें से किस नहीं करते, काम भी से ज्यादा ही करते हैं। काम करते वो क्या रहा कि ऑफिस में ये सब चल रहा था। तो मेरे ब्रांच मैनेजर साहब ना एबीपी रैंक के थे, 13 साल से ब्रांच मैनेजर कर रहे थे, बड़ा नॉलेज था, बड़ा एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। तो कभी आप लाइफ में स्टक हो ना, सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हो, तो किसी की सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है, किसी की मेंटरशिप और गाइडेंस लेना बुरी बात नहीं है। बस एक ही चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अंदर से सीखना चाहते हैं। अपनी ईगो को किल करना पड़ता है। तो मैंने अपनी ईगो को किल करा और मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर? तो उसने कहा तो एक काम कर, तुझे बैंक अकाउंट का सिस्टम पता है ना क्या होता है? मैंने कहा जी पता है। कहते बैंक में जब पैसे होते तभी निकाल सकता है, मालूम है? मैंने कहा जी बिल्कुल। कहते तो तुम्हें डिपॉजिट कर पहले। मैंने कहा क्या डिपॉजिट करना है? कहते तो डिपॉजिट कर, उसके लिए कुछ काम, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा हेल्प, उसके लिए कोई ऐसी चीज जो उसके काम की हो, तो तेरे काम की ना हो, उसके काम की हो, तो वो तेरा डिपॉजिट काउंट हो जाएगा। और उसके बाद अगर तेरे को कोई कॉपरेशन चाहिए होगी, वो तेरा विड्रॉल बन जाएगा। तो आप डिपॉजिट ग्रीटिंग करके भी कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये आपका डिपॉजिट हो रहा है। अगर आप 1 महीना ग्रीटिंग करेंगे किसी को देख के, आपका डिपॉजिट हो रहा है। यस और नो? अगर आप किसी को देख के बोलेंगे आज आपकी टाई बड़ी अच्छी लग रही है, कहां से लिया आपने? वो अच्छा, मैं भी रेमंड से लेता हूं आपसे। आपको आइडिया नहीं है आपका जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट कितना गहरा असर डाल रहा है आपके डिपॉजिट पे। राहुल सर आपने चश्मा जो ले रखा है बहुत स्टाइलिश है, आई रियली लाइक इट। तो आपको कभी कभी अंदाजा नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन होना चाहिए, क्योंकि फेक कॉम्प्लीमेंट भी पकड़ा जाता है। ये लगा रहे बेटा मक्खन, रेटिंग तो मैं दूंगा अपने हिसाब से, होता है। मेरे मुंह से एक बार क्या हुआ,
मैंने अपने ऑफिस में कलीग थी फीमेल को बोला, ओ यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टुडे। उसने कहा बस टुडे? मतलब वो बाहर की खाने निकल गई और वो अगले 2 मिनट तक चाय पे ही चलता, तुझे आज ही अच्छी दिखी मैं, बाकी दिन अच्छी नहीं लगती मैं? लेकिन ऐसा नहीं है, आप आज ज्यादा अच्छे लग रहे हो। यदि हाँ मैं सब समझ रही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, आपकी बात पकड़ी भी जाती है। तो अगर आपका कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन है, अगर आपकी बात में ऑथेंटिसिटी है, तो लोग आपको समझेंगे। तो मेरे बॉस ने मुझे यही समझाया, उसने कहा अपना विड्रॉल मत कर अभी, पहले डिपॉजिट बढ़ा दे, और जो डिपॉजिट बढ़ेगा ना वो तो विड्रॉ कर सकता है। और मैंने उनकी बात समझ ली, समझदार को इशारा काफी होता था। मैंने उनकी बात समझ ली और बात समझ के मैंने वही करा जो उन्होंने समझाया था। मैंने जाके उससे अपनी कोई बात हेल्प के लिए नहीं कही, मैंने बल्कि उसको हेल्प ऑफर करी। जिम रॉन एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं, गिविंग स्टार्ट्स द रिसीविंग प्रोसेस। क्या आप गिवर हैं? और अगर आप गिवर्स गेम की फिलॉसफी को समझ गए ना लाइफ में, ये बहुत बड़ा स्किल है, बहुत ही बड़ा। तो कभी कभी क्या होता है कि जब हम गिवर्स गेम को समझते हैं तो वो होता है एम्पैथी। मुझे याद है मैं अपनी डॉटर के पास एक बार बैठा हुआ था और हम लोग कहीं मार्केट में गए, वहां भिखारी भीख मांग रहा था। आजकल जगह जगह पे आपको चौक को मिलेंगे, और गैंग था और भिखारी भीख मांग रहा है। और मेरी डॉटर मुझसे कह रही है, पापा इसको बिल्कुल पैसे मत देना, ये शराब पिएगा, ड्रग्स लेगा। मैंने कहा बेटी आपको कैसे पता? यू आर टू स्मॉल। कि नहीं पापा मुझे पता है, मैंने मूवीज में भी देखा है, सीरीज में भी देखा है, ये सच है। तो मैंने कहा बेटा वो तो ठीक है, चलो लेकिन अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं तो कर ही देते हैं। यदि हाँ पापा हेल्प तो करनी चाहिए, लेकिन उन लोगों की करनी चाहिए जो नीडी वंस है, जिनको जेन्युइनली हेल्प करनी चाहिए उनको करनी चाहिए। तो मुझे अपनी डॉटर की बात सुन के बड़ा हैरानी हुई कि इस छोटी उम्र में उसको इतनी समझ आ गई। तो फ्रेंड्स इसे बोलते हैं सिंपैथी। व्हाट्स द वर्ड? रिपीट आफ्टर मी, सिंपैथी। सिंपैथी इसे बोलते हैं सिंपैथी। जब आप किसी के लिए अच्छी फीलिंग रख रहे हैं, मैं आपके ब्रदर बड़ा बुरा हुआ, कैसे हुआ? अच्छा तकलीफ की बात, ये सिंपैथी। पर अगर आप किसी की बात समझ गए और उसकी बात समझने के बाद आपने उसको कोई हेल्प ऑफर कर दी, कोई एक्शनेबल हो गया। उसी भिखारी का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं उस भिखारी को समझ गया, मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा काम तो देने का है, मेरे 10-20 रुपए देने से कोई बहुत बड़ा नुकसान मेरा नहीं हो जाएगा और उसको कोई बहुत बड़ा भला नहीं होने वाला, ना ये राजा बनेगा ना मैं गरीब बनूंगा, तो मैं दे देता हूं, लेट मी गिव इट। तो मैंने उसको 10-20 रुपए अगर दे दिए तो वो हो गई एम्पैथी। व्हाट्स द वर्ड? एम्पैथी। एम्पैथी is all about seeing the other person with the eyes of other. तो जैसा वो व्यक्ति अपने आप को देख रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जैसा वो व्यक्ति अपने आप को देख रहा है, अगर आप भी उसको वैसे देख ले तो वो क्रिएट कर देता है एम्पैथी। तो अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लंबा जाना है, लीडरशिप स्किल क्रिएट करनी है, और अगर आपको रिलेशनशिप मेंटेन करना है लंबे समय तक, तो आपके लिए एम्पैथी बहुत बड़ा स्किल है। और इसमें करना सिर्फ इतना ही होता है कि सामने वाले को समझना होता है कि वो अपने आप को कैसे देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, पहचान रहा है, सोच रहा है। इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी का भी टच है, लेकिन एम्पैथी इज ऑल अबाउट सीइंग द अदर्स विद द वे हाउ दे सी देमसेल्व्स। So it is like seeing through the eyes of others. ये है एम्पैथी। तो मैंने आज आपको अकाउंटेबिलिटी के बारे में बताया, मैंने आपको कॉन्फिडेंस के बारे में बताया, और मैंने आपको एम्पैथी के बारे में बताया। जिंदगी की रेस में अगर पेस बनानी है तो एस बनना पड़ेगा। जिंदगी की रेस में अगर पेस बनानी है तो एस बनना पड़ेगा। आपको अकाउंटेबल, आपको कॉन्फिडेंट, आपको एम्पैथेटिक होना होगा। यही इस लाइफ की सच्चाई है। और किसी ने बहुत खूब बात कही है कि सच्चाई, इरशाद, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से,
सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो मैं देख रहा हूं कि आप लोगों को ताली बजाने की आदत बड़ी कम है। आप ताली बज के बजाइए। होता क्या है ना, आपको बताओ, ये मैंने आपसे डिमांड नहीं करा है। होता क्या है कि जब आप एक्नॉलेज करते हैं, ये एक्नॉलेजमेंट बहुत बड़ा स्किल है। जब आपके घर में स्वीपर आता है ना, तो आपको आपका डस्टबिन उठाता है, आप उसको 200, 250, 300, 500 रुपए देते हैं, बहुत अच्छी बात है, दे दो। गरीब आदमी है, अपना मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर आप उसको एक शब्द बोलेंगे ना, थैंक यू भैया, आप उसको एक्नॉलेजमेंट करेंगे, ये उसकी ह्यूमैनिटी नहीं, ये आपकी ह्यूमैनिटी दर्शाता है। तो एक्नॉलेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरीथिंग विच यू आर डूइंग। और मैं तो ये बोलता हूं कि जो आपके आसपास लोग होते हैं, आपको पानी पिलाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, आप उन्हें भी ग्रीट कीजिए। कितने लोग करते हैं भाई, ग्रीट करते हैं? अगर आप उनको बोलेंगे ना गार्ड साहब, उन्हें इज्जत फील होगी। ओए गार्ड इधर आओ, अगर आप ऐसे बोलेंगे, दोनों ही तरीके से आप बुला रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को रिस्पेक्टफुली इनवाइट करेंगे, कॉल करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो वो छोटी सी बात क्या बनेगा आपका? डिपॉजिट। और आप देखिएगा किसी वक्त मुश्किल में आपको वो इंसान काम भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा मेरी बात। तो जिंदगी में ये सब चीजें बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग लाइफ में अच्छी प्रमोशन के साथ बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं? भाई सच तो आपको बोलना पड़ेगा। तो मैं मैनेजमेंट से गुजारिश करूंगा कि जो इस तरह सीनियर मैनेजमेंट बैठी हो, देख लीजिए वहां 3-4 आदमी खड़े होंगे, बाकी सब टाइम पास। चलिए मैं दूसरा सवाल पूछता हूँ, कितने लोग यहाँ पर अपनी लाइफ में अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं? चलिए इसमें तो सबके हाथ खड़े हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहला टर्म होता है पर्सनल डेवलपमेंट। क्या टर्म होता है? अब आप अपने साथ बैठे हुए साथी का हाथ मिलाइए और कहिए, गेट रेडी टू लर्न अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट। शेक द हैंड of the person sitting on your left hand, say, get ready for personal development, get ready to learn about personal development. अब चूंकि आपने हाथ मिला लिया है और अब आप पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में भी सीखने के लिए इच्छुक हैं, आपने घर में दाल सब्जी सब कुछ खाया, सब घर में खाते हैं। एक मसाला आता था MDH, याद है आपको? MDH का तड़का अभी भी आता है। MDH का तड़का सोल्ड होता है, ब्रांड ही सोल्ड होता है। देखिए साहब क्या है कि आज मैं आपको MDH का तड़का नहीं, MBH का तड़का लगाऊंगा। तो MBH का तड़का क्या है? माइंडसेट, बिलीफ्स और हैबिट्स। इस दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा स्पीकर होगा, वो इसी 3 चीजों में बात करता मिलेगा। माइंडसेट, बिलीव्स, हैबिट्स, याद रहेगा, आसान तरीका। MBH का तड़का गड़गड़ में। तो सबसे पहले अगर हम माइंडसेट की बात करते हैं, आप अपने माइंडसेट को यूं कीजिए, माइंडसेट ये ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ी गहराई में जा रहा हूँ, गहराई में लीजिए, आप सोचिए आपका माइंडसेट अभी क्या है। अभी आपके माइंड में क्या आ रहा है? फटाफट खाना खाऊं, घर जाऊंगा से। अब आपके माइंड में क्या चल रहा है? अरे यार फटाफट क्या हो रहा है यहाँ पर, मुझे भूख लग रही है, खाने वाले को माइंड में चल रहा है। आपके माइंड में ये चल रहा होगा, अरे यार बैठे बैठे देर हो गई, क्या बना रहे यहाँ पे, अरे यार कब जाए यहाँ से हो गई। आपको माइंड का चैटर बॉक्स बोलता जा रहा है, यहाँ चैटर बॉक्स है, पटर 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 करता जा रहा है। इसको शांत करना बड़ा मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स हमारे ब्रेन में एक दिन में 75,000 थॉट्स रन करते हैं। और माफ कीजिएगा, वो सारे के सारे थॉट्स आपके नहीं होते हैं। अगर आप किसी थॉट को लाइक करते हैं जो आपकी पर्सनालिटी के साथ रेजोनेट कर रहा है, एक्सेप्ट इट। अगर कोई थॉट आपकी पर्सनालिटी के साथ नहीं जा रहा, डिस्कार्ड इट। जैसे हम व्हाट्सएप पे बोलते हैं ना,
थैंक यू फॉर शेयरिंग द ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू फॉर द वीडियो। बोलते नहीं बोलते, यस नो? तो ऐसे ही आपके दिमाग में भी बहुत सारे जो थॉट्स आते हैं, जो चैट बॉक्स चल रहा है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। उसको अपना काम करने दीजिए, क्योंकि ब्रेन तो बहुत क्रिएटिव ऑर्गन है, बहुत क्रिएटिविटी आप ब्रेन से क्रिएट करते हैं, और उसको मैनेज कैसे करना है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो मैनेज करने का क्या तरीका होता है, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो साहब देखिएगा, आपने नाम सुना होगा जे.आर.डी. टाटा का। कितने लोगों ने नाम सुना है? रेज योर हैंड। श्री जे.आर.डी. टाटा, मैं बहुत मानता हूं उनको पढ़ाई के लिए, और मैंने सर रतन टाटा के बारे में भी पढ़ाई करी, जो उनके सुपुत्र हैं। सुनने वाली बात है साहब, 1990 में टाटा कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस करी थी कमर्शियल व्हीकल्स का, बहुत ही साउंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस, नंबर 1 लीडर। जब बहुत अच्छा बिजनेस टाटा व्हीकल कर रही थी, उस समय रतन टाटा विजनरी थे शुरू से, आज भी। तो रतन टाटा के माइंड में एक बात आई और उन्होंने बोला कि क्यों ना हम लोग गाड़ियों के सेगमेंट में जाएं, क्योंकि वो देख रहे थे हिंदुस्तान में बूम आ रहा है, मारुति बहुत गाड़ियां बेच रहा है। जितने लोग उस समय 90 के समय में जवान थे, इनको याद आ रहा होगा, हाँ ऐसा सुनने में आ रहा। और उस समय ऐसा हुआ कि सर रतन टाटा ने 1991 में यह प्लान कर लिया कि मुझे लग्जरी कार सेगमेंट में एंटर करना है। और कोई भी प्रोजेक्ट होता है ना, उसको रिसर्च, इनोवेशन, डेवलपमेंट करने में समय लगता है, यस और नो? तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करा, और उन्होंने 2003 में भारत की पहली गाड़ी एक भारतीयों के द्वारा बनाई गई टाटा इंडिका लॉन्च कर दी। तो इट इज अ कार मेड बाय एन इंडियन फॉर द इंडियन, ये लॉन्च हो गई। लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर हुआ, क्योंकि इंडिका गाड़ी में बहुत सारी कमियां थी, क्योंकि वो फॉरेन की जो गाड़ियां थी उसका कंपैरिजन नहीं कर पा रही थी जो हिंदुस्तान में चल रही थी। उस समय hyundai भी आ चुकी थी। ध्यान दीजिएगा साहब, उस समय क्या हुआ कि 2001 में फोर्ड नाम की कंपनी थी, और जब 2003 में इंडिका बनी, उसी दौरान सर रतन टाटा ने डिसाइड करा कि मुझे ये गाड़ी वाला बिजनेस तो बंद करना पड़ेगा, कि इसकी हर तरफ से सेल्स मुझे होती दिखनी नहीं। और जब उन्होंने ये फैसला लिया ना, उस समय क्या हुआ, फोर्ड कंपनी ने उन्हें बुलाया, उस कंपनी के चेयरमैन ने उनको बुलाया और उनसे पूछा, क्या आप अपनी कंपनी बेचना चाहते हो? तो रतन टाटा जी ने बोला, जी हाँ, मैं अपनी कंपनी को बेचना चाहता हूं। उस समय क्या हुआ, उन्होंने पूछा कि क्या तुम अपनी कंपनी बेचना चाहते हो? तो टाटा जी ने बोला, हाँ मैं बेचना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा, यार एक बात बताओ, तुम्हें ये गाड़ी की काम में आने की जरूरत क्या पड़ी थी? उसके मुंह पे बोल दिया। फोर्ड कंपनी के चेयरमैन सर रतन टाटा, लेजेंडरी इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया, जिसको पीएम भी आके मानता है, हाथ जोड़ता है, उसको आपने मुंह पे बोल दिया, यार ये काम में आने की जरूरत क्या है? और दूसरी बात जब उन्होंने बोली कि जब तुम्हारे बस की नहीं थी तो तुमने गाड़ियों में क्यों आना? बस इतनी बात बोली अंग्रेजी में उन्होंने, और सर रतन टाटा का दिमाग घूम गया। उस रात उन्होंने फैसला लिया कि वो अपनी गाड़ी की कंपनी नहीं बंद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, माइंडसेट की बात हो रही है। तो जब उन्होंने वो फैसला ले लिया, उस समय बहुत टफ फैसला था, मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने अपनी टीम से बात करी, रिसर्च टीम से बात करी, और उन्होंने ये फैसला लिया कि हम इस प्रोडक्ट में वो सब चेंजेस लेके आएंगे जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी गाड़ी बनाने के वक्त करती है। खूब पैसा लगा, और 2008 तक, ध्यान दीजिएगा, 2008 तक टाटा टॉप 3 ब्रांड में आ चुकी थी इंडिया में। ये बड़ी बात है,
ये हुआ सिर्फ माइंडसेट की वजह से। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो आपको शायद नहीं पता हो। 2008 में फोर्ड कंपनी का बिकवाला हुआ था। अब आए सर रतन टाटा जोश के साथ, हाँ भाई बेचना किसी ने, क्योंकि उनको समझ में आ गया था कि अगर मुझे लग्जरी सेगमेंट का बिजनेस क्रिएट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, तो मैं अपना एक फॉरेन ब्रांड खरीद लेता हूं। और उन्होंने वो फॉरेन ब्रांड खरीदने की प्लानिंग भी कर ली। करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट। रतन टाटा कहां रुकने वाले थे? उन्होंने उस समय 2008 में फोर्ड कंपनी की गाड़ियां खरीदने की बिड डाली और उनकी बिड पास हुई, उनको बुलाया गया। और आपने दो ब्रांड्स का नाम तो सुना होगा, जैगुआर और लैंड रोवर। किसने सुना है? जैगुआर, लैंड रोवर। जैगुआर और लैंड रोवर कंपनी को टाटा मोटर्स ने खरीद लिया 2008 में, और 2011 में कई कंट्रीज में टाटा बनी नंबर 1 कंपनी। एक भारतीय कंपनी। और मैं आपको ये टेल इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आपको ये समझना बहुत जरूरी है। For leaders in the corporate, how many of you are leaders here? And how many of you are workers over here? ये बहुत फर्क है। If you really want to work on your mindset is what separates the best from the rest. आपका mindset ही होता है जो आपको मजबूर करता है, आपको मोटिवेट करता है खुद अपने आप को बदलने के लिए। हम बात कर रहे हैं अपने आप को बदलाव के लिए। अपने आप में बदलाव लाना है तो आपको अपना माइंडसेट जरूर बदलना पड़ेगा। तो कितने लोग यहाँ पर अपने माइंडसेट पे काम करेंगे? आज से हाथ खड़ा कीजिए। और मैं आपको सिर्फ ये बता कर नहीं जा रहा हूँ कि माइंडसेट पे काम करना है, मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि माइंडसेट पे कैसे काम करना है। कैसे वाला काम बहुत जरूरी है, वो बहुत आवश्यक है। आप लोग एक मिनट के लिए खड़े हो जाइए सभी लोग। अब क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा डोज दे दिया है तो आप थोड़ा सा ऐसे ऐसे कीजिए सभी लोग। कम ऑन, ऐसे ऐसे ट्विस्ट कीजिए, बिल्कुल ट्विस्ट, ताकि जो आपको मैंने अभी समझाया वो नीचे हो जाए और जगह आप बन जाए। देखिए ये बहुत जरूरी है जानना, ये बहुत जरूरी है जानना कि हमारे बिलीफ कैसे काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गहरा है, एडवांस चीज है, आपको समझना पड़ेगा। आज मैं आपको वो तरकीब, वो सिस्टम, वो टेक्निक समझा के जा रहा हूं जो 40, 50 साल लोगों को समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। तो हमारा जो बिलीफ है एक थॉट पैटर्न पे चल रहा है, इसे बोलते हैं मेंटल मॉडल। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, अभी वो मेंटल मॉडल है, एक मॉडल है। हमारा दिमाग मॉडल्स पे काम करता है। कितने लोग साइंस बैकग्राउंड से हैं? वो काफी सारे लोग हैं। तो मॉडलिंग आप जल्दी समझ जाएंगे। आर्किटेक्चर बैकग्राउंड से वो भी जल्दी समझ जाएंगे। स्पीकिंग का काम भी बड़ा ऐसे ही आर्किटेक्चर क्रिएटिव है, बड़ा साइंटिफिक है बड़ा। तो खैर मैं आपको जो बता रहा था, आपका जो मेंटल मॉडल है ना, अभी वो चल रहा है आपके साथ। जो भी मेंटल मॉडल आपका चल रहा है अभी, आप वैसे ही सोच रहे हैं। तो हमारे ब्रेन के अंदर छोटे छोटे खंभे लगे हुए हैं स्ट्रीट लाइट के। ध्यान से सुनिएगा, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ये स्ट्रीट लाइट पे जो खंभे लगे हुए हैं, इसके अंदर छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, इसे बोलते हैं सिनेप्सिस। इसे बोलते हैं, ये होते हैं ब्रेन सिनेप्सिस। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसके अंदर और छोटे छोटे बल्ब लगे हुए हैं, उसे बोलते हैं परकिंजी। क्या बोलते हैं? परकिंजी। इस सेल का नाम है, पढ़ लीजिए गूगल पे। तो परकिंजी सेल जो होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, इसका कमाल आपको बताता हूं। अभी तो ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर शुरू हुई है, अभी मैं आपको उसका कमाल बताता हूं। आप हैरान हो जाएंगे कि इसका कमाल, बाप रे, ओ माय गॉड, ये मेरे ब्रेन का पार्ट है, ये मैं हूं। अभी मैं आपको हैरान करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, जब आप किसी भी एक्टिविटी को करते हैं फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, तो हमारा दो ब्रेन होते हैं हमारे। एक होता है हमारा कॉन्शियस ब्रेन, जिसे हम सेरेब्रम बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। एक होता है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, ध्यान से सुनिएगा, सेरेबेलम बोलते हैं इसको। तो एक छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु, फीमेल यहाँ जल्दी समझेगी। एक नवजात शिशु में न्यूरॉन एक एडल्ट से ज्यादा होते हैं। न्यूरॉन, छोटे छोटे न्यूरॉन, वो छोटे छोटे न्यूरॉन हमारे ब्रेन को चला रहे हैं, पता है आपको?
वो छोटे बेबी में सबसे ज्यादा है, एडल्ट में कम है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, ऑथर शेरी, अगर छोटे बच्चे के ब्रेन में न्यूरॉन ज्यादा है तो फिर एडल्ट स्मार्ट कैसे है? ये क्वेश्चन आ रहा है आपके दिमाग में? तो इसका जवाब ये है, एडल्ट होशियार इसलिए है क्योंकि एक प्रोसेस है ब्रेन का, इसे बोलते हैं सिनेप्टिक प्रूनिंग। सिनेप्टिक प्रूनिंग एक प्रोसेस होता है जिसका काम होता है फिल्टर करो, खाली करो, ये सारी चीज देख लो ना तो कबाड़ी में, ये क्या कर रहा है, लकड़ी खराब हो गई, नहीं लग रहा है, इसको नहीं लगाओ यार, बढ़ाओ, ये टेबल चलता ठीक है, इसको नहीं चेंज करो। सिनेप्टिक प्रूनिंग होगी। वो सिनेप्टिक प्रूनिंग का जो प्रोसेस है ब्रेन के अंदर वो ऑटोमेटिकली चल रहा है, पता है आपको? अगर नहीं पता तो आज आप समझ लीजिए इस बात को, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा। तो सिनेप्टिक प्रूनिंग का जो प्रोसेस चल रहा है वो क्या करता है, वो उन न्यूरॉन्स को ज्यादा एक्टिवेट कर देता है जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोच रहे हैं। और आपने एक शब्द सुना होगा, गॉड गिफ्टेड है ये आदमी। लेकिन साहब गॉड गिफ्टेड तो जो होगा सो होगा, लेकिन आपको अपनी मेहनत जरूर करनी पड़ती है। यस और नो? सचिन तेंदुलकर 13 साल की उम्र में बॉल को फुटबॉल की तरह देख रहे हैं। ब्रेन सिनेप्सिस, बड़ा फोकस क्लियर हो गया। तो ब्रेन सिनेप्सिस वही क्रिएट कर लिए जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर टाइगर वुड्स 8 साल की उम्र में वर्ल्ड का सबसे यंग गोल्फ एक्सपर्ट बन सकता है, माइक टाइसन वर्ल्ड का नंबर 1 बॉक्सर बन सकता है, ए.आर. रहमान 13 साल की उम्र में देश का सबसे बड़ा सिंगर बन सकता है, तो आप क्या सोचते हैं ऐसा कैसे हो रहा है? ये कमाल है ब्रेन सिनेप्सिस का। ये जो ब्रेन सिनेप्सिस है ना, ये आपके न्यूरॉन्स को उसी तरफ डायरेक्शन देते हैं जिस तरफ आपका ब्रेन इंटरेस्ट दिखाता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, आप में से कितने लोग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करते हैं और क्या क्या करते हैं? मैं जानने के लिए इच्छुक हूं सर, अगर कोई बताना चाहेगा आप क्या करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में? जैसे आपने देखा होगा ऑफिस में, हाय राम इसके जैसा गिटार गाना आ जाए ना, वाह कितना अच्छा बजा रहे हैं, देखा आपने? तो आपने नोटिस करा होगा कुछ लोग जब क्रिकेट खेलते हैं, यार क्रिकेट इतना अच्छा खेल रहा है, तो वहां क्या कर रहा है ऑफिस में? तो क्रिकेट प्लेयर क्यों नहीं बना? तो आपको समझ में आएगा कि कभी ना कभी इसके ब्रेन ने ब्रेन सिनेप्सिस इतने स्ट्रॉन्ग क्रिएट करे थे कि वो न्यूरॉन सारे क्रिकेट में ही थे। तो आप अब सोचिए, और मैं जानने के लिए इच्छुक हूं, आप में से कौन कौन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करता है? आप हाँ जी, क्या करते हैं सर आप? क्रिकेट खेलते हैं। आप क्या करते हैं? राइटिंग करते हैं। राइटिंग बहुत बढ़िया चीज है। और इधर से चेस और ड्राइंग। ड्राइंग तो क्रिएटिविटी थी सर। आप रैकेट खेलते हैं, वेरी गुड। और इस साइड से आप बर्गर खेलते हैं। देखिए कुछ तो आप भी खेलते होंगे ना। तो देखिए मेरा कहने का मतलब बड़ा साफ है, अगर आपका ब्रेन सिनेप्सिस किसी जगह पे एक्टिव हो गया और न्यूरॉन ज्यादा हो गए, आप एग्जैक्टली उस काम में एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये एक्सपर्ट बनने का प्रोसेस आज आपको मैं समझा रहा हूँ बहुत आसान शब्दों में। एक और बात समझने वाली है, हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है और हमारा जो कॉन्शियस ब्रेन है, सबकॉन्शियस ब्रेन में 30 मिलियन सेल है और हमारे कॉन्शियस ब्रेन में 70 मिलियन सेल है। ये पढ़ लीजिएगा गूगल। इसका मतलब ये है कि मेरा कॉन्शियस ब्रेन पावरफुल होना चाहिए, लेकिन मेरा सबकॉन्शियस ब्रेन पावरफुल क्यों है? उसका कारण क्या है? पर्किंजी सेल। सबकॉन्शियस ब्रेन में आपके हर सिनेप्स में, ब्रेन सिनेप्स में 80,000 पर्किंजी सेल होते हैं वर्सेस कॉन्शियस माइंड में सिर्फ 5 से 10,000 सेल होते हैं। इसीलिए आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसको एक एग्जांपल से भी समझते हैं। आप कभी कभी बहुत ज्यादा किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, कुछ रोमांटिक मूड में आप, गाना बज रहा है और आप उस फीलिंग में चले गए, तो वो भी क्या दिन थे यार बचपन के, कहाँ मर गए, कहाँ फंस गए, हे भगवान क्यों मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, घर जाके खाना बनाओ इनके लिए, इन्होंने कोई कदर नहीं करती मेरी। क्योंकि तो आप ऐसे थॉट में होते हैं, गाड़ी चला रहे हैं या आगे ड्राइवर बैठा है तो आप पीछे बैठे हैं और हो क्या रहा है, आप उस थॉट में हैं और 20 मिनट बाद आप देखते हैं खराब ही है। और ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो आपका ब्रेन
उस समय कॉन्शियस ब्रेन नहीं था वो जो गाड़ी चलवा रहा था, ध्यान दीजिएगा, वो आपका सब कॉन्शियस ब्रेन है जो आपसे गाड़ी चलवा रहा था। आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बार सोचेंगे वो आपके सब कॉन्शियस ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाता है। और इम्प्रिंट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है। एक टेक्निक होती है इम्प्रिंटिंग टेक्निक। अगर आप लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, कितने लोग अपनी लाइफ में नौकरी के अलावा भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं? रेज योर हैंड एंड बी ऑनेस्ट। आप सब लोग पाना चाहते हैं, मैं भी पाना चाहता हूं। तो इम्प्रिंटिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है दोस्तों जिसमें आपको किसी भी तस्वीर को, जिस चीज को आप चाहते हैं उस तस्वीर को आप अपने किसी एक वर्क स्टेशन पे या किसी जगह पे लगा लीजिए और साइकोलॉजिकली आप उसको बार बार देखेंगे, वो आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाएगा और धीरे धीरे वो आपकी एक्टिविटीज का पार्ट बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही वो आपकी एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा, अगर आप इंटेंशनली विजुलाइज करते हैं उसको बार बार दिन में एक बार, तो वो आपकी विजुलाइजेशन मेथड से वो आपकी लाइफ की रियलिटी बन जाएगी। ये हमारा बिलीफ है। तो अगर कुछ लोगों को ये समस्या आती है कि यार मैं अपना बिलीफ कैसे चेंज करूं, मैंने अभी अभी उसी का जवाब दिया आपको। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ गई है तो आप अपना बिलीफ बहुत आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ मतलब मालूम है क्या करना है। आपको करना ये है कि आपको अपने सोचने का तरीका थोड़ा सा बदल के उस चीज पे फोकस करना है जो आपको चाहिए। और जैसे ही उस चीज के न्यूरॉन सबसे ज्यादा इकट्ठे होंगे, ब्रेन सिनेप्सिस आएगा, पर्फेक्टली सारे इकट्ठे होंगे, खत्म, कुछ पुरानी बात बाहर, नई बात चालू। इसलिए आप देखते हैं कि कुछ लोग 40 साल 50 साल में यंग बन जाते हैं। उस दिन मैं सरदार फौजा सिंह जी का किस्सा पढ़ रहा था। 83 इयर्स के जब थे सरदार फौजा सिंह, उनकी पत्नी गुजर गई, यूके में थे। तो कभी उनकी जिंदगी में बचपन में उनको ख्याल आया था कि मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ, और बचपन में सबसे तेज दौड़ते थे अपनी गली मोहल्ले में। उनको ख्याल आया कि मैं दौड़ना नहीं छोड़ूंगा। 83 इयर्स की उम्र में बंदा क्या सोच रहा है? मरने के बारे में नहीं सोच रहा। क्या सोच रहा है? दौड़ने के बारे में सोच रहा है। माइंडसेट। और आपको जान करके हैरानी होगी, यू कैन चेक ऑन गूगल, कि जब वो 103 साल के हुए, अभी वो इस समय 110 साल के, मैं उनसे मुलाकात भी करी, पीछे वो मैराथन में आए थे दिल्ली में। 109 साल का व्यक्ति मैराथन चैंपियन बना था। और ये जो 109 साल का व्यक्ति मैराथन चैंपियन बना है, ये सिर्फ एक कारण से बना है, क्योंकि इसने अपने बिलीफ को चेंज कर दिया, बिल्कुल उसी प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाया। तो आज अगर आपके माइंड में कोई ऐसी बात है जो आपको पता है, जो आपकी निजी समस्या है, और अगर आप उसको हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो ये बिलीफ पैटर्न ऐसे चेंज हो सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? सबसे पहले आपको क्या पाना है आइडेंटिफाई कर लीजिए, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 क्या है? आपको जो पाना है आप उसके बारे में सोचिए, उससे रिलेटेड पिक्चर्स के बारे में देखिए, हो सके तो उससे रिलेटेड पिक्चर अपने घर पे या अपने वर्क स्टेशन में रोज एक बार देख लीजिए। स्टेप नंबर 3, ऑनेस्ट इंटेंशन और हाईएस्ट इमोशन के थ्रू आप उसके बारे में धीरे धीरे गतिविधि करने शुरू कर दीजिए। आपके न्यूरॉन क्रिएट होंगे और साइकोलॉजिकली आप उस चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे, और ज्यादा सोचने के बारे में, ज्यादा सोचने के दौरान ही आप उसके बारे में कुछ करना शुरू कर देंगे, और थोड़ा थोड़ा एक्शन, आपका एक्शन मल्टीप्लाई कर देगा। रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल्स एंड स्वीटनेस ऑफ मास्टरी। रेपिटेशन। अगर आपको स्किल नहीं पता ना, आप रेपिटेशन को कम मत समझिएगा। ये जितने लोग आपको जिम में दिखते हैं ना, बॉडी बनाते हैं, ये क्या करते हैं मालूम है आपको? क्या करते हैं? इधर से बताइए, यंग सेंसर्स बैठे हैं, किसी ने बॉडी बनाई है आपने? सोचा तो होगा कभी फिट होने का। तो साहब मैंने 5 साल बॉडी बिल्डिंग करी है, एक हाथ खड़ा हुआ। तो जो मसल बनाने का खेल है, ये रेपिटेशन, 1 2 3 4, फिर इसकी रेंज अलग अलग। कम वजन 11 उठाएंगे तो आप लीन मसल क्रिएट करेंगे, और ज्यादा आप वेट उठाएंगे और ज्यादा खाएंगे तो आप हैवी मसल क्रिएट करेंगे, क्योंकि बॉडी का बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि वो आपको स्ट्रॉन्ग करेगी, मसल बनाएगी। बॉडी का काम क्या है? मसल बनाना। बनाता है मसल, एक लिमिटेड एज तक बॉडी मसल पूरा बनाता है। कुछ लोगों का लंबा, कुछ लोगों का ज्यादा, डिपेंडिंग ऑन द बॉडी केमिकल्स, बॉडी हेल्थ एंड बॉडी स्टेटस, जेनेटिक्स। तो अब आप ये समझिए कि आपको अपना बिलीफ पैटर्न चेंज करना है, तो आज आपको उसका फॉर्मूला मैंने दे दिया।
How many of you have understood this? Brilliant. I'm so happy. और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज आपको मैं करना चाहता हूँ वह आपकी हैबिट्स। कितने लोगों को कुछ गंदी हैबिट्स है? अपने अंदर झांकिए आप, and you will see that there are some habits which we are following unconsciously without taking any benefit of it. मुझे याद है अभी जब मैं अपने काम में बहुत मशरूफ हो गया, ट्रैवल बहुत बढ़ गया, इधर उधर की ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो मैंने किताबें पढ़ना बिल्कुल बंद कर दिया। और मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो बिना किताब पढ़े रह ही नहीं सकता। हमारी फील्ड में किताब पढ़ना मतलब खाना खाने के बराबर है। तो किताब पढ़े बगैर मेरा गुजारा नहीं है, लेकिन मेरा शेड्यूल ऐसा हो गया कि मैंने किताब पढ़ना बंद कर दिया। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज हुई, मैंने पॉडकास्ट सुनना शुरू कर दिया। कितने लोग यहाँ किताब पढ़ते हैं? कितने लोग पॉडकास्ट सुनते हैं? तो आप बता सकते हैं सर कि कौन सी पॉडकास्ट सुनते हैं आप? जी हाँ प्लीज। हाँ जी जी। TRSS द रणवीर शो, रणवीर अलाहाबाद, ये नोट कर लीजिए आप एक बार इसका कंटेंट सुनिएगा और आपको मजा आएगा। और अगर आप 1 घंटे का TRS शो सुन लेंगे, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, उद्देश्य ये है कि आप कुछ लेके जा रहे हैं यहाँ से। उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अगर आप ये पॉडकास्ट सुनेंगे जिम में रनिंग करते हुए, गाड़ी में बैठे हुए या मॉर्निंग वॉक करते हुए, आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ वो ऑन करना है। और वो ऑन होते होते आपके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें आनी शुरू हो जाएंगी जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, और वही आपके दिमाग में पॉजिटिव चेंज लाएगी। प्लीज हैव सीट। थैंक यू। गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। तो आपने बात करेंगे जी। कई तरह के पॉडकास्ट में सब्सक्राइब किए हुए मैं पढ़ाकू नितिन में काफी मतलब फॉलो करता हूँ। क्या नाम बताया? पढ़ाकू नितिन करके एक है। पढ़ाकू नितिन हाँ, आज तक में है वो, मतलब के 105 एपिसोड हो चुके हैं और सभी 1-2 घंटे के हैं और बहुत अच्छे मतलब नॉलेज है। एक्सीलेंट। हर एक का एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इधर से मैं हाथ खड़ा हो पॉडकास्ट जो मैंने बोला था, उधर बोला शायद। जी जी प्लीज। Sir, basically I listen about technology like SEOs and Excellent. तो चैट जीपीटी का जमाना, टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। कितने लोग चैट जीपीटी यूज करते हैं? चैट जीपीटी, देखिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी हु हैव पार्टिसिपेटेड। अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि आपकी हैबिट्स कितनी इंपॉर्टेंट है, किताब पढ़ने की हैबिट और पॉडकास्ट सुनने की हैबिट आप जरूर ले लीजिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज पढ़ते हैं या सुनते हैं, उससे हम अपनी हैबिट क्रिएट कर लेते हैं। मैं आपको किताब रिकमेंड करना चाहूंगा। राहुल सर, किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर इसके लेखक है। किसने पढ़ी है वो किताब यहाँ पर? आप वो किताब जरूर पढ़िए। आप सब कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको अपनी हैबिट्स पे काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि आप अपनी छोटी छोटी हैबिट्स पे कैसे काम कर सकते हैं। एक दूसरी किताब में आपको रिकमेंड करता हूँ, स्टीफन कोवे का नाम सुना किसी ने? द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किताब भी आप जरूर पढ़िए। अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं तो ये किताब आपके लिए मस्त है, ये जरूर पढ़नी चाहिए आपको। 2 किताबें। तो पहली किताब मैं दोहरा देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, और दूसरी किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कोवे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा MBH का तड़का। और अब मैं आपको कुछ टूल्स बता देता हूँ कि ये MBH को फॉलो कैसे करें। पहला टूल है विजुअलाइजेशन। कितने लोग विजुअलाइजेशन को समझते हैं? विजुअलाइजेशन, देखिए, आप भगवान का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, राम राम, वाहेगुरु, कुछ आप करते हैं? आप जो भी करते हैं, अगर आप भगवान की तस्वीर यहाँ रख के करते हैं तो आप देखिएगा आपका मन जल्दी जुड़ेगा। ये विजुअलाइजेशन, ये मैं आपकी लाइफ से रिलेट कर रहा हूँ। हालांकि मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको भगवान का नाम कैसे जपना वो बताऊं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपनी लाइफ में जो भी हासिल करना चाहते हैं, आप उसके बारे में पिक्चर्स दीजिए और आप ऐसी फीलिंग क्रिएट कीजिए। हमारी फीलिंग में बड़ी ताकत है। आज आपकी जिंदगी से आप फीलिंग हटा दो, कुछ भी नहीं हुआ, और आप फीलिंग ऐड कर दो, आप बहुत खुश हो। यू आर गॉड, वी आर ऑल गॉड सोल। हम सब भगवान की ही आत्मा है।
We all are one. 99.9% of the people living on this planet, Earth, have the same DNA. तो आपको ये समझना होगा कि जो हमारे अंदर विजुअलाइजेशन है, हम किसी तस्वीर को बार बार देखेंगे, उस तस्वीर को देखने से हमारी वो चीज क्रिएट जल्दी हो जाती है विद द टूल्स ऑफ ऑनेस्ट इंटेंशन. हमारी इंटेंशन ऑनेस्ट है एंड हाईएस्ट इमोशन, हमारा इमोशन बड़ा हाई. दूसरा एफर्मेशंस. एफर्मेशंस के बारे में किसने सुना? एफर्मेशंस वो होती है जो आप लाइन बोलते हैं, ठीक है. एक बहुत टॉप के बॉक्सर हुए हैं वर्ल्ड में, मोहम्मद अली. वो हमेशा एक लाइन बोलते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन. आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन. आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन. बेल्ट किसी और के पास है चैंपियन की, वर्ल्ड चैंपियन तो वो है. ये क्या कह रहे हैं? आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन. आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन. एक साल बाद चैंपियन भी बने. वो किसी को पता नहीं लगा कि वो एक्चुअली में एफर्मेशंस बोलते थे. और उन्होंने बाद में एक इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि व्हाट आई यूज्ड टू से एंड व्हाट आई स्टिल से इज एफर्मेशंस. आप जो बनना चाहते हैं आप उसके बारे में बोलना चालू कर दीजिए. आप एक लाइन अपने दिल की गहराई से क्रिएट करके आप उस लाइन को दोहराना शुरू कर दीजिए अपनी कन्वर्सेशंस में, अपनी टॉक्स में, और आप देखिएगा आपके अंदर वो बदलाव भी आएगा. और तीसरा, संगीत सुनने के इच्छुक है सब? संगीत सुनते हैं? मैं यहाँ पे कोई जगजीत सिंह गजल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ना मैं अरिजीत सिंह की बात कर रहा हूँ, ना मैं उदित नारायण की बात कर रहा हूँ, ना मैं कुमार सानू की बात कर रहा हूँ, या अनुराधा पौडवाल की बात कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि म्यूजिक अलग अलग तरीके का होता है. आप यूट्यूब पे, यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे जाएंगे, यूट्यूब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं सब लोग? सभी लोग एडमिशन ले लिया? एडमिशन नहीं लीजिए तो ले लीजिए, फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है. यूट्यूब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बन जाइए और उसमें बहुत सारे म्यूजिक आपको मिल जाएंगे आपके टेस्ट के मुताबिक. अगर आप उसमें लिखेंगे म्यूजिक फॉर पीस, आपको 50 म्यूजिक, 100 म्यूजिक आ जाएंगे. आप उसमें लिखेंगे म्यूजिक फॉर कंसंट्रेशन, आप देखिएगा आपको कंसंट्रेशन से रिलेटेड 25-50 म्यूजिक आ जाएंगे. आप उसमें लिखेंगे म्यूजिक फॉर स्ट्रेस रिलीफ, म्यूजिक आएगा. हर टॉपिक पर म्यूजिक अवेलेबल है. तो म्यूजिक की पावर क्या होती है वो ध्यान से समझिएगा. म्यूजिक की पावर यह है कि आपकी जो ब्रेन वेव होती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा. अभी आप लोग सब अल्फा स्टेट में, कॉन्शियस स्टेट है. जो हमारी सब कॉन्शियस स्टेट होती है वो डेल्टा होती है. वो आपकी डेल्टा स्टेट पे ठक 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 असर डालता है. और वो असर डालने से क्या होता है मालूम है? आपका ब्रेन डेवलप होता है. आपका ब्रेन उस चीज के लिए अट्रैक्ट होता है जो आप बार बार करना चाह रहे हैं. So ये थे 3 tools: visualization. Can you repeat after me? Visualization, affirmations, and music. तो friends, आज हमने काफी कुछ बातें करी मोटिवेशनल माइंडसेट के बारे में. हमने सबसे पहले बात करी कि किस तरीके से हम अपने अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और एम्पैथी के सहारे एक ग्रेट लीडर बन सकते हैं. और दूसरा, हमने ये बात करी कि हम कैसे MBH का तड़का भी लगा सकते हैं अपनी लाइफ में, जिससे हमारी लाइफ में हम वो कर सकते हैं जो हम एक्चुअली में करना चाहते हैं टू गेन आवर पर्सनल डेवलपमेंट. तो फ्रेंड्स, with these 4 lines I want to end the talk today. ख्वाहिशों से नहीं फूल गिरते झोली में. इरशाद. ख्वाहिशों से नहीं फूल गिरते झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा. ख्वाहिशों से नहीं फूल गिरते झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा. कुछ नहीं होगा कोसने से किस्मत को, अपने हिस्से कर दिया खुद ही जलाना होगा. और